नमस्कार सभी को, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। हम जो है संधि प्रकरण के बारे में चर्चा कर रहे थे और उसके अंतर्गत हमने स्वर संधि के पश्चात व्यंजन संधि की चर्चा कर रहे थे। तो व्यंजन संधि में जो है हम आज व्यंजन संधि का अगला नियम पढ़ेंगे। और व्यंजन संधि का जो अगला नियम है वो यह है कि यदि सम उपसर्ग के बाद, कौन से सम उपसर्ग के बाद क्री धातु से बना कोई शब्द आ जाता है, कौन सा क्री धातु से बना कोई शब्द आए। पहले तो क्या आएगा, सम उपसर्ग, और सम उपसर्ग के बाद क्री धातु से बना शब्द, क्री धातु से बना कोई शब्द आएगा, बना कोई शब्द आएगा। शब्द कौन सा होना चाहिए, क्री धातु से। कौन सी धातु से बना होना चाहिए, क्री धातु से। तो परिवर्तन क्या होगा, तो परिवर्तन यह होगा कि यह जो म है यह तो अनुस्वार बन जाएगा, मैं का क्या बन जाएगा, अनुस्वार बन जाएगा। और यहाँ पर बीच में एक स का आगम हो जाएगा। किसका आगम हो जाएगा, स का आगम हो जाएगा। किस प्रकार से होगा, तो पहले तो हमें यह ध्यान रखना है कि क्री धातु से शब्द कौन कौन से बनते हैं। क्री धातु से जैसे कृत, कर्ता, करण, कारक, कृति। तो यह जो है, यह शब्द जो किससे बनते हैं, क्री धातु से बनते हैं। यह सारे शब्द किससे बनते हैं, क्री धातु से बनते हैं। अगर ये शब्द और इससे पहले क्या आए, सम उपसर्ग आए। कौन सा आए, सम उपसर्ग। यदि सम उपसर्ग के बाद इनमें से कोई शब्द आता है तो परिवर्तन क्या करना है, म का अनुस्वार बना देना है। म का क्या बना देना, अनुस्वार बना देना है। और आगम किसका कर देना है, आगम स का करना है ना। स का आगम हो गया, यानी स जो है वो बीच में आएगा और मिल जाएगा। जैसे सम धन कृत, शब्द क्या है, सम धन कृत। तो यहाँ पर सम यानी कि सम के बाद क्या आ रहा है, क्री धातु से बना हुआ। सम के बाद क्या आ रहा है, क्री धातु से बना हुआ शब्द कौन सा है, कृत। क्री धातु से कौन सा शब्द है, कृत आ रहा है। तो क्या करना है, म जो है उसका तो अनुस्वार बना दो, मैं का क्या बना दो, अनुस्वार। और कृत, और इससे पहले जो है आगम किसका करना है, स का करना है। किसका करना है, स का आगम करना है। और शब्द जो बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, संस्कृत। शब्द क्या बन जाएगा, संस्कृत। जैसे कि एक शब्द है सम धन कार। कार शब्द जो है वो भी किससे बनता है, क्री धातु से बनता है। कार शब्द भी किससे बनता है, क्री धातु से बनता है। तो सम धन कार, इसको जब हम परिवर्तित करेंगे तो कैसे होगा, जो मैं है वो क्या बन जाएगा, अनुस्वार बन जाएगा। मैं का क्या बन जाएगा, अनुस्वार बन जाएगा। और आगम किसका होगा, आगम स का होगा। कौन सा स का, दंत स का आगम होगा। और पीछे जो शब्द है वो ऐसे कैसे लिख देंगे, शब्द क्या बन जाएगा, संस्कार। शब्द क्या बन जाएगा, संस्कार। इसी प्रकार जैसे कि सम उपसर्ग के बाद क्री धातु से और कोई भी आप ले लो, करण। कौन सा ले लिया, करण। तो यहाँ पर भी वही परिवर्तन होगा। क्या परिवर्तन होगा कि मैं का जो है वो अनुस्वार हो जाएगा। मैं का क्या हो जाएगा, अनुस्वार हो जाएगा। और आगम किसका हो जाएगा, स का आगम हो जाएगा। और शब्द क्या बन जाएगा, संस्करण। शब्द क्या बन जाएगा, संस्करण। इसी प्रकार जैसे कि संधि विच्छेद करने के लिए दे दिया जाए ना, कि संधि विच्छेद किसका करना है, संस्कृति का। किसका करना है, संस्कृति का संधि विच्छेद करना है। तो संस्कृति का संधि विच्छेद करने के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पर अनुस्वार के बाद स दिख रहा है। क्या दिख रहा है, अनुस्वार के बाद स दिख रहा है। और बाद में क्री धातु से बना हुआ शब्द आ रहा है। यह थोड़ी सी इसकी पहचान है कि क्री धातु से बना हुआ शब्द तो आप आसानी से पहचान सकते हो। क्री धातु से शब्द कितने बन रहे हैं, 5-6 ही तो बन रहे, तो वह जो आप आसानी से पहचान सकते हो। तो उसके लिए जो अनुस्वार है उसका क्या बना देना है, म बना देना। अनुस्वार का क्या बना देना है, म बना देना है। और स तो इसका आगम हुआ है तो उसका लोप कर देना है। और बाद वाला शब्द जैसा है वैसा का वैसा लिख देना है। तो हमारा जो संधि विच्छेद होगा वो क्या बन जाएगा, समधन कृति। क्या बन जाएगा, समधन कृति। जैसे सम धन कारक, समधन कारक। तो इसका भी क्या बन जाएगा, मैं का क्या कर देंगे, अनुस्वार कर देंगे। और मैं का अनुस्वार करने के बाद इसमें किसका आगम होगा, स का आगम होगा। दंत स का आगम होने के बाद यह शब्द जो बन गए वो क्या बन गया, संस्कारक, है ना। यानी कि सम उपसर्ग के पश्चात क्री धातु से बने शब्द आने चाहिए। सम उपसर्ग के बाद कौन से धातु, क्री धातु से बने हुए शब्द आना चाहिए। तो परिवर्तित क्या होगा, म का अनुस्वार हो जाएगा और स का आगम हो जाएगा। क्री धातु से बने हुए ये कुछ शब्द है। अगला जो नियम है उसमें क्या है, उसमें बस इतना सा परिवर्तन है कि यहाँ पर परी आएगा। क्या आएगा, परी। यदि परी के बाद कोई भी क्री धातु से बना हुआ शब्द आता है, किसके बाद, परी के बाद क्री धातु से बना हुआ कोई भी शब्द आता है तो वहाँ पर परिवर्तन होगा। परिवर्तन इतना ही होगा कि बीच में जो है मूर्धन्य श का आगम हो जाएगा। किसका आगम होगा, मूर्धन्य श का आगम हो जाएगा। बाकी कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो जैसे देखें कि क्री धातु से कौन से शब्द बनते हैं, जैसे मैंने परी उपसर्ग लगाया और परी के बाद क्री धातु से बना हुआ कृत रख दिया। क्या रख दिया,
कृत, है ना, परि उपसर्ग के बाद कृत शब्द रख दिया तो यहाँ पर सामान्य सी बात है कि कौन सा परिवर्तन होगा, परिवर्तन यही होगा कि सिर्फ और सिर्फ बीच में श का आगम हो जाएगा। किसका आगम होगा? श का आगम होगा, और श का आगम होने पर यह जो शब्द बनेगा वो क्या बनेगा? परिष्कृत शब्द क्या बन जाएगा? परिष्कृत। बाकी तो जैसे है वैसे का वैसे रखना है, बस आपको बीच में एक श का आगम करना है। किसका आगम करना है? श का, ना, श को बीच में लेके आना है। बाकी कोई भी परिवर्तन कहीं भी कुछ भी नहीं करना है। जैसे कि परिधन कार, परिधन कार, तो ये कार शब्द जो है, कार शब्द भी किससे बना है? कृ धातु से बना हुआ है। तो इसको भी जब हम संधि करेंगे तो क्या करना है? परिवर्तन कुछ भी नहीं करना है, बस आपको सीधा परिष्य का आगम कर दिया, बाकी जैसे है वैसे का वैसे लिख देंगे। शब्द क्या बन जाएगा? परिष्कार। कौन सा शब्द बन जाएगा? परिष्कार। जैसे कि शब्द है परिष्करण, शब्द क्या है? परिष्करण। और आपसे क्या कहा जाए कि इसकी संधि विच्छेद करो। इसका क्या करो? संधि विच्छेद करो। तो कृ धातु से बना हुआ शब्द भी है और उससे पहले क्या है? परि उपसर्ग आ रहा है। कौन सा आ रहा है? परि उपसर्ग आ रहा है। कृ धातु से बना हुआ शब्द है, तो विच्छेद करने के लिए सीधी सी बात है किसको मिटा देना है? जो श है उसको हटा देना है। बाकी जैसे है वैसे का वैसे परिधनकरण। क्या हो जाएगा? परिधनकरण। जैसे एक और शब्द आता है, जैसे कृ धातु से कार्य शब्द भी होता है। कौन सा? कार्य, है ना। जैसे कि यहाँ पर शब्द दे दिया आपसे कि परिष्कार्य। क्या दे दिया? परिष्कार्य। तो परिष्कार्य को कैसे करेंगे? परिष्कार्य को इतना ही करना है कि कृ धातु से बना हुआ शब्द है। क्या है? कृ धातु से बना हुआ शब्द है और उससे पूर्व क्या आ रहा है? पूर्व परि आ रहा है। अगर परि उपसर्ग के बाद कृ धातु से बना हुआ शब्द आता है, इसका मतलब यहाँ पर ये संधि का अपना जो व्यंजन संधि का यही नियम है और उसके अंतर्गत आपने पता लग जाना चाहिए कि इसमें जो है किसका आगम हुआ है? श का आगम हुआ है। श को आप हटा दो, बाकी जैसे है वैसे का वैसे लिख दो। शब्द क्या बन जाएगा? परिष्कारक। कौन सा बन जाएगा? परिष्कारक। तो इस प्रकार से जैसे परिष्कारक भी कर सकते हैं। परिधन कृ धातु से बना हुआ कौन सा शब्द है? कारक। कौन सा शब्द है? कारक। तो परि उपसर्ग के बाद कारक शब्द लाए तो यहाँ पर परिवर्तन क्या होगा? किसका आगम करना है अपने को? श का आगम करना है। किसका आगम करना है? श का आगम करना है और यह शब्द क्या बन जाएगा? परिष्कारक। कौन सा शब्द बन जाएगा? परिष्कारक। तो यह जो है एक नियम थे कि कृ धातु से, यानी एक तो सम उपसर्ग के बाद कृ धातु से बना हुआ शब्द आता है तो वहां पर क्या परिवर्तन हो रहा था, और यहाँ पर परि उपसर्ग के बाद अगर कृ धातु से कोई भी शब्द आ जाता है तो क्या परिवर्तन होता है? तो यही होता है कि बीच में मूर्धन्य श का आगम हो जाता है। कौन से श का? मूर्धन्य श का आगम हो जाता है। अगला नियम पढ़ने से पहले एक थोड़ी सी सामान्य जानकारी है कि जो हम नियम पढ़ेंगे आगे उससे पहले एक सामान्य सी जानकारी ले लेते हैं। जैसे कि हम जब भी दो जो व्यंजन साथ में होते हैं ना, जिसको संयुक्त अक्षर कहते हैं। क्या कहते हैं? संयुक्त अक्षर। संयुक्त अक्षर में क्या होता है? संयुक्त अक्षर में जो है दो व्यंजन और एक स्वर साथ में होती है ना, दो व्यंजन और एक स्वर साथ में होते हैं। संयुक्त अक्षर होता है, दो व्यंजन और एक स्वर होते हैं। तो यहाँ पर एक सामान्य सी जानकारी, संयुक्त अक्षर का अर्थ तो यही है कि दो तो व्यंजन होंगे और एक जो स्वर होगा, दो व्यंजन और एक स्वर होगा। लेकिन यहाँ पर जैसे कि लिख दिया क्ष, क्या लिख दिया? क्ष त्र, है ना। तो इसमें भी क्या है? इसमें दो दो व्यंजन आ रहे हैं। कौन से आ रहे हैं? दो दो व्यंजन आ रहे हैं। जैसे कि एक क व्यंजन है और एक श व्यंजन है और एक स्वर है। क व्यंजन, श और एक स्वर है। जैसे त्रय, त्रय में क्या आ रहा है? त, एक व्यंजन, दूसरा व्यंजन और अ, दो व्यंजन और एक स्वर आ रहे हैं। जब ऐसी परिस्थिति होती है तो यहाँ पर क्या होता है कि ये क्या है? संयुक्त अक्षर है। लेकिन इसमें थोड़ा सा बदलाव है, जैसे कि इसके अलावा एक और होता है कि द्वित्व व्यंजन। कौन से? द्वित्व। एक संयुक्त अक्षर और एक द्वित्व। द्वित्व जो व्यंजन होते हैं उसमें क्या फर्क होता है? द्वित्व का अर्थ होता है वो जो दोनों हैं, दोनों व्यंजन जो है वो एक ही वर्ग के होंगे। दोनों व्यंजन क्या होंगे? एक ही वर्ग के होंगे। जैसे अपन कहीं लिखते हैं मक्का, है ना, पत्ता, तो जब जैसे बच्चा, इस प्रकार के जो व्यंजन होते हैं जो दोनों एक ही वर्ग के हो, एक जैसे जब हो, है ना, संयुक्त अक्षर के अंतर्गत एक ही जैसे जब आते हैं तब वहां पर उसको अपन क्या कहते हैं? द्वित्व कहते हैं। उनको कौन से वर्ण कहते हैं? द्वित्व वर्ण कहते हैं। यहाँ पर इसको संयुक्त अक्षर न कह करके क्या करेंगे? द्वित्व कहेंगे। संयुक्त अक्षर यानी जैसे ये लिख दिया पक्ष, है ना, तो इसमें तो क्या आ गया? दोनों अलग अलग, क और श दोनों अलग आ रहे हैं। लेकिन जब दोनों एक ही वर्ग के एक जैसे वर्ण आते हैं तो वहां पर उनको क्या कहते हैं? द्वित्व कहते हैं। और द्वित्व के अंतर्गत किसी भी वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण जो है वो कभी द्वित्व नहीं होते, है ना। हमारी हिंदी भाषा के अंतर्गत दूसरा और चौथा वर्ण, ये आप चीज ध्यान रखना, दूसरा और चौथा कभी द्वित्व नहीं होते। यह अगर आपने कभी अपनी जिंदगी में गौर किया है, क्या आपने ऐसा ख लिखा हुआ देखा है? क्या आपने कभी छ आधा और उसके बाद में छ देखा, या फिर आपने घ आधा और घ इस प्रकार का देखा?
दूसरा और चौथा वर्ण जो है वो कभी भी द्वित्व नहीं होते, है ना, दूसरा और चौथा वर्ण कभी भी द्वित्व नहीं होते। और एक और फर्क है कि जैसे हम जब भी जब संयुक्त व्यंजन बनते हैं तो उसमें क्या फर्क होता है कि यदि संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत अगर दोनों एक ही वर्ग के आ रहे हैं ना, दोनों एक ही वर्ग के आ रहे हैं, तो उसमें पहले हमेशा अल्प प्राण आएगा। पहले कौन सा आएगा? अल्प प्राण आएगा, और बाद में महाप्राण आएगा। ये चीज ध्यान रखना। जैसे कि एक ही वर्ग के तो हो रहे हैं, वर्ग कौन सा हो रहे हैं? एक वर्ग के, या फिर एक ही वर्ग के अंदर दो व्यंजन आ रहे हैं, तो वो पहले हमेशा अल्प प्राण आएगा। अल्प प्राण हमने पहले भी चर्चा की थी। अल्प प्राण का अर्थ क्या होता है? पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण, पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण। ये अगर इनमें से जैसे कि किसी शब्द के अंदर वो संयुक्त अक्षर हो रहा है ना, यानी कि वो दो व्यंजन और एक स्वर एक साथ हो रहे हैं, तो वहां पर क्या शर्त होती है कि यदि एक ही वर्ग के आगे, कौन से आगे? एक ही वर्ग के आगे, तो उसमें पहले ये नहीं आएगा। यह जो है हिंदी में आप ध्यान रखना, पहले कभी भी दूसरा या चौथा वर्ण पहले नहीं आएगा। पहले हमेशा कौन सा आएगा? पहला, तीसरा अथवा पांचवा। कभी आपने जो है जैसे एक लिखते गग्गर, है ना, कभी आपने इस प्रकार के शब्द देखे होंगे, लेकिन जो है घ पहले और ग बाद में, ऐसा कभी आपने देखा है अपने जीवन में? यह एक हिंदी का नियम होता है। यह क्या होता है? नियम होता है कि कभी भी जब संयुक्त अक्षर हो रहे हैं कहीं पर और उसके अंतर्गत अल्प प्राण जो है वो पहले आएगा। पहले कौन सा आएगा? अल्प प्राण। यानी एक ही वर्ग के जब भी वर्ण मिलते हैं, एक ही वर्ग के जब भी व्यंजन साथ में होते हैं, तो उसमें पहले हमेशा अल्प प्राण आएगा। पहले कौन सा आएगा? अल्प प्राण आएगा, बाद में महाप्राण आएगा। इसी के आधार पर जैसे एक संधि का नियम होता है कि नियम है, जैसे यदि चौथे वर्ण के पश्चात तीसरा या चौथा वर्ण आए, किसी भी वर्ग के, यह एक छोटा सा नियम है, सामान्य जानकारी है कि यदि चौथे वर्ण के बाद तीसरा या चौथा वर्ण आ जाता है, तो यह जो चौथा वर्ण है यह किस में बदल जाएगा? तीसरे वर्ण में। किस में बदल जाएगा? तीसरे वर्ण में। क्यों? क्योंकि अभी भी हमने चर्चा की कि जब वो संयुक्त अक्षर होते हैं, जब साथ में होते हैं, तो पहले जो है हमेशा क्या आएगा? अल्प प्राण आएगा। इसीलिए जो है, इससे पहले हमने थोड़ी सी वो चर्चा की थी इस नियम के आधार पर कि यदि चौथा वर्ण आ रहा है और उसके बाद क्या आ जाएगा? तीसरा या चौथा वर्ण। अब अगर तीसरा वर्ण आता है तो भी इसको परिवर्तित करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हिंदी का नियम है कि पहले तो अल्प प्राण आएगा, है ना, पहले अल्प प्राण आएगा, महाप्राण तो आ ही नहीं सकता। और अगर आप कहें कि चौथे के बाद चौथा आए तो क्या दिक्कत है? तो यह भी हमने पढ़ा कि द्वित्व व्यंजन के अंतर्गत द्वित्व वर्ण जो होते हैं उसमें दूसरा और चौथा तो कभी द्वित्व होते ही नहीं है ना, किसी भी वर्ग का दूसरा और चौथा कभी द्वित्व होते ही नहीं है। तभी इस सारी झंझट मारेगा, इस सारी समस्या को सुलझाने के लिए यह नियम बना है कि चौथे वर्ण के बाद यदि तीसरा या चौथा दोनों वर्ण आ जाते हैं तो इसी को बदल दो, है ना, क्या कर दो? पहले वर्ण चौथे को बदल दो और तीसरा कर दो, बस। इसके अंतर्गत उदाहरण अगर बात करें तो छोटे से उदाहरण है, कग धन गज। क्या उदाहरण है? कग धन गज। अब यहाँ पर चौथे वर्ण के बाद क्या आ रहा है? तीसरा वर्ण आ रहा है, तो इसको ऐसे कैसे तो रख नहीं सकते, क्योंकि पहले हमें लेना है अल्प प्राण और बाद में महाप्राण लेना है। उसके आधार पर भी इसको परिवर्तित कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर कौन सा आ रहा है? तीसरा वर्ण आ रहा है, चौथे के बाद तीसरा आता है, तो चौथा परिवर्तित होकर क्या हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा, अपने वर्ग का तीसरा हो जाएगा। तो जो हमारा शब्द बनेगा वो क्या बनेगा? कग्गज। शब्द क्या बनेगा? कग्गज। जैसे कि युद्ध, युद्ध धन ध, युद्ध धन ध। यह भी जो है इसकी संधि करेंगे अगर, तो संधि कैसे होगी कि चौथे वर्ण के बाद क्या आ रहा है? चौथा वर्ण आ रहा है। चौथे वर्ण के बाद क्या आ रहा है? चौथा वर्ण आ रहा है। तो यहाँ पर परिवर्तित किसको करना है? चौथे वर्ण को करना है। इसमें जो शब्द बनेगा वो कैसे बनेगा? शब्द बनेगा कि युद्ध। कैसे बनेगा? युद्ध। जो ध है वो परिवर्तित होकर क्या बन गया? द बन गया। ध परिवर्तित होकर क्या बन गया? द बन गया, और शब्द हमारा बन गया युद्ध। जैसे उदाहरण आता है, बुद्ध धन धी। कौन सा आता है? बुद्ध धन धी। तो यहाँ पर भी चौथे वर्ण के बाद चौथा वर्ण आ रहा है, परिवर्तित कौन सा होगा? यह, और परिवर्तित होकर क्या बन जाएगा? अपने वर्ग का तीसरा वर्ण, है ना, चौथा बदल कर तीसरा बन जाएगा। तो यह जो शब्द बनेगा वो बनेगा बुद्धि। शब्द क्या बनेगा? बुद्धि, है ना। तो आज हमने चर्चा की व्यंजन संधि के नियमों के बारे में। अगले वीडियो में अभी जो बाकी नियम हैं उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। धन्यवाद।